ऑल ऑफ यू, मैं प्राची बघेल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। स्टूडेंट, प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एक 3-4 टॉपिक ऐसे रहते हैं जैसे कि पोषण में भी आते हैं, जैसे प्रोटीन आएगा, मिनरल्स आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, वसा, प्रोटीन, ये सब जो टॉपिक हैं, है ना, एंजाइम है, ये बायोलॉजी में पढ़ने मिलेंगे, हमको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में आते हैं, बायोलॉजी में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषण में भी हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो प्राप्त करें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, इसके पहले मेरे बायोलॉजी के वीडियो डले हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो 2 वीडियो है इंट्रोडक्शन के, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेल। ठीक है, सेल पढ़ाया, सेल के मेरे PDF फॉर्म में 4 वीडियो डले हुए हैं, तो आप देख लेंगे लिंक पर जा कर के। और फिर नेक्स्ट देखा था हमने जैव अणु, है। ठीक है, जैव अणु के 2 वीडियो डले हुए हैं। जैव अणु में सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा था, देन देखा था मिनरल्स, है ना, एक अकार्बनिक देखा था, कार्बनिक देखा था। ठीक है, तो अकार्बनिक में हमने कौन कौन से देखा था, वाटर देखा था, कुछ आयंस देखा था और कुछ तत्व देखे थे। और कार्बनिक में देखा था हमने यही सारे प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब देखा था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो अब नेक्स्ट है प्रोटीन, है ना। तो हम लोगों ने मिनरल्स कंप्लीट कर लिए है, आप मेरे पुराने वीडियो में जा सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने मिनरल्स बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाया है। और नेक्स्ट में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बेसिकली हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है। एक क्वेश्चन ये टॉपिक, जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, लिपिड, फैट, है ना, तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। अमाइनो एसिड, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते, तो हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मिनरल्स पढ़ा दिया मैंने, देन अब पढ़ाऊंगी प्रोटीन। तो स्टूडेंट, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, है ना। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अभी हम अमाइनो एसिड की भी संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी संरचना पढ़ते हैं, प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे पेप्टाइड बंद होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। मतलब प्रोटीन जो होते हैं ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनते हैं, जैसे कि ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, तो ये ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनते हैं। और इन अमाइनो एसिड के बीच में होता है कौन सा बंध, पॉलीपेप्टाइड बंध होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन का मतलब ही होता है प्रोटीओज, है ना। प्रोटीन का एक अर्थ होता है प्रोटीओज, और प्रोटीओज का अर्थ होता है क्या, प्रथम स्थान, मतलब कि पहला स्थान रखने वाला। अब ये कहाँ पहला स्थान रखते हैं, तो स्टूडेंट ये कोशिका में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अकार्बनिक में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक में जल पाया जाता है, लेकिन अगर कार्बनिक की बात आ जाए, तो कार्बनिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, प्रोटीन है। कौन सा पदार्थ है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रथम स्थान में रहने वाला, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, जीव द्रव्य हो या कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। 10 से 15% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो 10 से 15% कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है प्रोटीन। हमने देखा था कोशिका झिल्ली का जो मुख्य घटक था क्या था, प्रोटीन, है ना। फास्फोलिपिड और प्रोटीन से क्या बन रही थी, हमारी कोशिका झिल्ली बन रही थी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकेंगे कि जो मैंने कोशिका की संरचना पढ़ाया था, उसमें जो कोशिका झिल्ली, जो बाह्य आवरण था, ठीक है, बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली था, उसका जो मुख्य तत्व क्या था, प्रोटीन था। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो प्रोटीन बहुत ही मुख्य घटक है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, मतलब जीव द्रव्य में भी प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है। मतलब कि 10 से 15% जो कोशिका का जो भाग बनाता है वो कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना बनाता है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना बनाता है, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कोशिका का 10 से 15% बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट कितना बनाता है, 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट बनाता है कोशिका का। लिपिड या फैट, है ना, फैट कितना बनाता है, फैट बनाता है 1 से 2% क्या होता है, फैट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, है ना, DNA RNA होते हैं हर कोशिका में, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल कितना बनाते हैं किसी भी कोशिका का, ये बनाते हैं
5 से 7% भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 5 से 7% भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लोगे। मैंने यहाँ पर नहीं किया नोट, तो आप लोग नोट कर लेंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोटीन कोशिका का 10 से 15% भाग बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट बनाता है 2 से 3% भाग, और फैट बनाता है 1 से 2% भाग, और न्यूक्लिक एसिड बनाता है 5 से 7% भाग। ये क्या है? कार्बनिक तत्व है। क्या है? कार्बनिक तत्व। और कार्बनिक तत्व में क्या पढ़े थे हमने? जल, जो किसी भी कोशिका का कितना भाग बना रहा था? 70 से 90% बना रहा था। ठीक है, 70 से 90% भाग कौन बना रहा था? जल बना रहा था। कौन है? वाटर है, H2O है। और बाकी में जो अकार्बनिक में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड, इनका परसेंट ये है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग पढ़ लेंगे कि प्रोटीन है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 2 से 3%, फैट है 1 से 2% और न्यूक्लिक एसिड है 5 से 7%। और अकार्बनिक में अगर जल है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कोशिका में? जल पाया जाता है। अगर ऑप्शन में आए कि कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तत्व क्या है? अकार्बनिक तत्व क्या है? जल है। और अगर कार्बनिक तत्व की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक तत्व क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह अमीनो अम्ल से बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं बहुत सारे अमीनो अम्ल से बने होते हैं, और अमीनो अम्ल जो मतलब प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बनते हैं। और प्रोटीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हमेशा पूछता है एग्जामों में कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट? बर्जीलियस ने दिया था। और खोज किसने की थी? मुल्डर ने की थी। खोज किसने की थी? मुल्डर ने की थी। और नाम क्या किसने दिया था, या प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी में बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं। लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं शरीर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से किसका निर्माण होता है स्टूडेंट? प्रोटीन का निर्माण होता है। बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन जो है विषम बहुलक होते हैं। आपने समबहुलक और विषम बहुलक अगर कभी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताती हूँ समबहुलक क्या होते हैं और विषम बहुलक क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। अगर आपने पिछली कक्षाओं में या कभी डेफिनेशन पढ़ा होगा समबहुलक क्या होते हैं और विषम बहुलक क्या होते हैं, तो समबहुलक वो होते हैं जो समान इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है, समान इकाइयों से बने होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समबहुलक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम देखते हैं सेल्यूलोज है ना, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से बनता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके अणुओं से बनेगा? ग्लूकोज ही ग्लूकोज के अणुओं से बनेगा। तो सेल्यूलोज क्या है? एक समबहुलक है। मतलब एक ही प्रकार की बहुत सारी इकाइयों से बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? समबहुलक कहलाते हैं, जो कि सेल्यूलोज है। अब प्रोटीन कैसे विषम बहुलक है? तो प्रोटीन विषम बहुलक है मतलब प्रोटीन तो बना होता है अमीनो अम्ल से, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये एक अमीनो अम्ल हो गया, ये एक अमीनो अम्ल हो गया, ये एक अमीनो अम्ल हो गया। अमीनो अम्ल तो है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं, इसलिए क्या है? एक भी विषम बहुलक है। जैसे कि ग्लाइसिन है ना, तभी हम बहुत सारे अमीनो अम्ल पढ़ेंगे, तो उनका जो क्रियात्मक समूह या परिवर्तनशील समूह है, उसमें अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला का निर्माण होते जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? एक विषम बहुलक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन की प्रोटीन समबहुलक है और विषम बहुलक है। तो क्या है? प्रोटीन एक विषम बहुलक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं? इनके बीच पेप्टाइड बंध होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अमीनो अम्ल बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध होता है स्टूडेंट? पेप्टाइड बंध होता है। ठीक है, तो बहुत सारे अगर बंद होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि अमीनो अम्ल मतलब जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि दो अमीनो अम्ल के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बंध होता है। तो बहुत सारे बंध होंगे, इसलिए क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण ये किसके द्वारा किया जाता है? बायोयूरेट परीक्षण के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोयूरेट टेस्ट के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? प्रोटीन का। जीव द्रव्य का लगभग 15%, 10 से 15% भाग प्रोटीन होता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 10 से 15% भाग क्या होता है? जीव द्रव्य का प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रोटीन, ठीक है, इस संसार में सबसे बड़ी प्रोटीन होती है क्या? हीमोसाइनिन होती है। क्या होती है? हीमोसाइनिन होती है। इसमें लगभग कितने 8200 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन जो है
वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनी होती है, मतलब लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल तो आवश्यक ही होते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए, ठीक है। लेकिन जो एक हीमोसाइनिन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी, तो हीमोसाइनिन है जो लगभग 8200 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी प्रोटीन कौन सी होती है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक होती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक हार्मोन्स भी होता है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स भी होता है, तो उसी में पाई जाती है क्या, प्रोटीन पाई जाती है जो कि सबसे छोटी प्रोटीन होती है, जो लगभग 39 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे छोटी प्रोटीन होती है क्या है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक होती है, जो 39 अमाइनो एसिड से बनी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो सबसे सरलतम जो अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन है, ठीक है। सबसे छोटी एडिनोकार्टिकोट्रोपिक प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बनी होगी, 39। एक इंसुलिन प्रोटीन भी होती है ना, तो इंसुलिन प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बनी होती है, 51 अमीनो एसिड से बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलिन जो जो इंसुलिन प्रोटीन होती है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, 51। अब प्रोटीन की संरचना में देखते हैं कि अभी हम लोग आगे अमीनो अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ है, तो संरचनात्मक इकाई कौन हो गई, अमीनो अम्ल हो गए। तो अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऑक्सीजन से बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं, और कभी कभी सल्फर से भी बन जाते हैं, मतलब सल्फर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने होते हैं, ठीक है। कार्बन का परसेंट जो रहता है प्रोटीन में वो रहता है कितना, 50% रहता है। ऑक्सीजन का रहता है 23% रहता है, हाइड्रोजन का 7% रहता है, और नाइट्रोजन का रहता है 16% रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछता है कि प्रोटीन में कार्बन होता है 50%, नाइट्रोजन होता है कितना, 16%, ऑक्सीजन होता है 23%, और जो हाइड्रोजन होता है वो 7% होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने देखा था, नाम देखा था हम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, खोज देखा था, केवल भी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आपके लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं कि एकलक और बहुलक, मैंने आपको बताया था ना कि एकलक इकाइयाँ होती हैं, कुछ बहुलक इकाइयाँ होती हैं। एकलक मतलब केवल एक ही अणु से बना होता है, बहुलक मतलब बहुत सारे अणु इन्वॉल्व होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का एकलक है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि न्यूक्लिक अम्ल का एकलक कौन है, तो कौन है स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल। मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो ये क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे क्या, न्यूक्लिक अम्ल बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियोटाइड एकलक है। और अमीनो अम्ल है ना, बहुत सारे अमीनो अम्ल किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, इसलिए प्रोटीन का एकलक कौन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसेकेराइड, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। तो पॉलीसेकेराइड का एकलक क्या है स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड है, क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही, बिल्कुल आप तो इनको अभी से ही रट रखो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहो तो चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। मतलब अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में पाचन होगा तो कितने ग्राम किलो कैलोरी मिलेगी स्टूडेंट, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से, और 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी मैं आपको, जो हमारी बॉडी में सबसे जल्दी पाचन किसका होता है, मतलब डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। सबसे पहले पचने वाला या सबसे पहले डाइजेस्ट होने वाला पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर सेकेंड में कौन सा पदार्थ डाइजेस्ट होता है या किसका मतलब डाइजेशन होता है, किसका होता है, जैसे बहुत दिन तक खाना नहीं खाया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, बहुत मोटा ताजा व्यक्ति, बहुत दिन से उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसका फैट का पाचन होता जाएगा ना, उसमें संचित जो फैट रहता है उसका पाचन होता जाएगा। क्योंकि इंस्टेंटली ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है ना, तुरंत ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। फिर अगर बहुत दिन तक खाना नहीं खाया तो किसका पाचन होगा, उसके अंदर उपस्थित फैट का पाचन होगा, है ना। अगर पेट मोटा है तो धीरे 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 पतला होने लगेगा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में अगर किसी का पाचन होता है तो किसका पाचन होता है स्टूडेंट, प्रोटीन का पाचन होता है। मतलब फिर मसल्स का धीरे धीरे पाचन होने लगेगा, ठीक है, लाइसोसोम एक्टिव होने लगेगा और अपनी कोशिका को नष्ट करने लगेगा। तो सबसे पहले चीज अगर किसी का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, नेक्स्ट फैट का पाचन होता है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में किसका पाचन होता है स्टूडेंट, प्रोटीन का पाचन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, मतलब बोन्स में, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है स्टूडेंट, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। विटामिन ए में ऑप्सिन प्रोटीन पाई जाती है, जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है ना, आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक कौन सी प्रोटीन है? ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में बहुत सारी प्रोटीन होती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन रहती है, एल्ब्यूमिन रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसिन प्रोटीन है, जो कितने परसेंट पाई जाती है स्टूडेंट? 80% पाई जाती है ना। तो दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी? केसिन प्रोटीन पाई जाएगी, जो 80% रहेगी। और आपको बता दो बहुत सारी प्रोटीन होती है दूध में, लैक्टो एल्ब्यूमिन होती है, और आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए में कौन सी प्रोटीन हो गई? ऑप्सिन। और दूध में कौन सी प्रोटीन हो गई? केसिन। और एक्टिन और मायोसिन संकुचनशील प्रोटीन, ये कहाँ पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल्स में पाई जाती है ना, मांसपेशियों में पाई जाती है, संकुचनशील और शिथिलित होती रहती है। ठीक है, तो यही प्रोटीन है ना, इसी के कारण क्या होती है? हमारी मांसपेशियां होती है संकुचित और शिथिलित होती हैं। कौन सी प्रोटीन के कारण? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट प्रोटीन की संरचना। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था प्रोटीन के बारे में। अब हम देखते हैं प्रोटीन की संरचना। तो ये क्या है स्टूडेंट? अमीनो अम्ल है। ये क्या है? अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो अमीनो अम्ल के बीच में क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ये अमीनो अम्ल में क्या होता है स्टूडेंट? एक एमीन समूह होता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये जो क्या है? ये कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, और ये जो क्या है? एक अमीन समूह है। तो ये एमीन समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और ये जो आर है, ये क्या है? क्रियात्मक समूह या परिवर्तनशील समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह या परिवर्तनशील समूह कहते हैं जो ये आर है इसको। ठीक है, तो जब भी अमीनो अम्ल बनेंगे, ठीक है, नए नए अमीनो अम्ल बनते हैं, तो सब में अमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा, और सब में हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सब में क्रियात्मक समूह बदलते रहता है, इसलिए अमीनो अम्ल भी बदलते जाते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन की संरचना बनती है तो ये अमीनो अम्ल में ये जो क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होते रहता है, देन फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या है? एक अमीन समूह, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। ये हाइड्रोजन और ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन? ये अल्फा कार्बन है। ये भी क्या है? एक अल्फा कार्बन है, और ये भी क्या है? एक अल्फा कार्बन है। मैंने 3 अमाइनो एसिड बना दिया। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है तो इसको रिलीज कराना पड़ता है। मतलब हाइड्रोजन रिलीज होगा मतलब कि H2O रिलीज होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताती हूँ कि हम इस NH2 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे NH2 है तो यहाँ हम N लिख देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम NH2 को, यहाँ पर भी हम NH2 को ऐसे लिख सकते हैं, ताकि हमको समझने में आसानी जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या करना है? इस OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब कि एक जल के अणु को क्या कर देना है? रिलीज कर देना है। यहाँ पर भी वही करना है। ठीक है, ये यहाँ का एक हाइड्रोजन अमीन समूह का एक हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक समूह का OH है ना, तो इसको रिलीज कर देना है। तो अब जो बचा है, अब हम देखते हैं कि क्या बचा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा, मतलब NH अल्फा कार्बन है। ठीक है, और फिर S समूह, क्रियात्मक समूह। अब क्या बचा? ये रिलीज हो गया हमारे पास, तो अब क्या बचा? C डबल बॉन्ड O बचा। देन यहां पर क्या बचा? ये बचा N। इस H को हम यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस H को, ये देखो ये N बचा, फिर इस H को हमने वहां लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा? अल्फा कार्बन बचा, फिर बचा हाइड्रोजन, देन क्रियात्मक समूह R, फिर वही प्रोसेस चालू हो गई। ठीक है, ये तो स्टूडेंट यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बन रहा है? ये जो है ये है, क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है स्टूडेंट? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, किसमें? अमीनो अम्ल की श्रृंखला में बनते हैं।
जिससे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे समझ, फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर बनाया था हमने क्या, एक अमीनो अम्ल की संरचना बनाया था, ठीक है। अमीनो अम्ल की संरचना में हम जानते हैं कि क्या होते हैं, एक अमीन समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक हाइड्रोजन पाया जाता है और क्रियात्मक समूह से मिलकर बना होता है एक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, अमीन समूह भी वैसे ही रहता है, कार्बोक्सिलिक समूह भी वैसे ही रहता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किस में होता है, क्रियात्मक समूह में, है ना। क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होता है, इसको परिवर्तनशील समूह भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, आर को। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, आर को। अब ये बन गया एक अमीनो एसिड, फिर ये एक अमीनो एसिड है, फिर ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इन अमीनो एसिड के बीच में हमको क्या देखना है, पेप्टाइड बॉन्ड देखना है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड में मतलब जल का अणु एक रिलीज होता है, देन पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। जल का अणु रिलीज होने के बाद क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो हमने जल का अणु रिलीज कर दिया, देन ये यहाँ पर जो बन रहा है ना, इसके बीच में जो बन रहा है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है। अब हम प्रोटीन की संरचना देख लिए कि प्रोटीन की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। अब प्रोटीन की संरचना हम 4 टाइप से देखते हैं। एक प्राथमिक संरचना होती है, द्वितीयक संरचना होती है, देन तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना होती है। तो प्राथमिक संरचना में देखते हैं कि अमीनो एसिड सीधी श्रृंखला में होते हैं, है ना। तो ये सेम जैसे कंडीशन से मैंने बनाया है, तो अमीनो एसिड्स डायरेक्ट ऐसी सीधी श्रृंखला में एक रेखीय रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्राथमिक संरचना होती है। जैसे कि ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, इनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इनके बीच में जो बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये है पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना। तो इनके बीच में क्या हो गया स्टूडेंट, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो क्या होता है, प्राथमिक संरचना में प्रोटीन में अमीनो अम्ल के एक रेखीय क्रम में होते हैं। जो प्रोटीन होता है उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो उसमें जो होता है वो एक रेखीय क्रम में होता है, मतलब लगातार एक रेखा के रूप में होते हैं, एक श्रृंखला के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, राइबोन्यूक्लियोटाइड है ना। जो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है ना। तो क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका, प्राथमिक प्रोटीन का, ठीक है, जो पेप्टाइड, ठीक है, इस टाइप से रहते हैं श्रृंखला के रूप में। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक श्रृंखला। द्वितीयक श्रृंखला में देखते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तब इसमें विशिष्ट आकृति बनती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो द्वितीयक संरचना में हमको याद रखना है कि द्वितीयक संरचना में जो प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कुंडलन होता है। क्या होता है, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलन, है ना। तो कुंडलन के रूप में होते हैं ये, ठीक है। तो ये यहां पर क्या पाया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसी पेप्टाइड बॉन्ड के बीच बीच में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी के कारण क्या होती है, जो प्रोटीन की द्वितीयक प्रोटीन की संरचना क्या हो जाती है, हेलिक्स के रूप में हो जाती है, कुंडलन के रूप में हो जाती है। किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होती है कि ये जो संरचना होती है द्वितीयक प्रोटीन की, ये क्या होती है, कुंडलन के रूप में हो जाती है ना। और एक होता है बी सीट, है ना, बी प्लेटेड सीट या बी सीट कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है स्टूडेंट, ये इस टाइप से होती है इसकी संरचना, ठीक है। और इसके बीच में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के मध्य में पाया जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन के बॉन्ड के कारण क्या होती है, ये श्रृंखला क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, समानांतर, और एक सीट के फॉर्म में दिखाई देती है। समांतर हो जाती है, सीट के फॉर्म में दिखाई देती है, बी सीट या बी प्लेटेड संरचना दिखाई देती है। हेलिक्स, हेलिक्स में क्या होता है कि कुंडलन के रूप में हो जाता है। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो होता है वो कुंडलन के रूप में हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स संरचना बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, प्राथमिक समझ में आ गया कि जो अमीनो अम्ल रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक रेखीय क्रम में होते हैं। और द्वितीयक श्रृंखला में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के भी मध्य में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या होते हैं, कुंडलन हो जाते हैं। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो जाते हैं, कुंडलन हो जाते हैं। और बीटा प्लेटेड सीट में क्या होता है कि इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो जाते हैं, ऐसे जिगजैग फॉर्म में हो जाते हैं और समानांतर रूप में दिखाई देने लगते हैं। किसमें, द्वितीयक संरचना में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट तृतीयक संरचना, है ना। तृतीयक संरचना में क्या देते हैं, इसमें प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना हो जाती है, मतलब तीनों दिशाओं में, है ना, तीनों दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि हमने देखे थे, एक ही दिशा में था, है ना, दक्षिणाव्रत था या वामाव्रत था, है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड था या राइट हैंडेड साइड था।
लेकिन इसमें क्या होता है कि तृतीयक तीनों अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, इसकी संरचना बन जाती है। ठीक है, इसमें भी क्या कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इसमें होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब तृतीयक संरचना में क्या होता है कि बहुत सारे बॉन्ड के कारण क्या होता है, उसकी संरचना क्या हो जाती है, त्रिविमीय रूप से हो जाती है, मतलब त्रिदिशीय हो जाती है, त्रिविमीय हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, चतुर्थक संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया नहीं था, जो है द्वितीयक संरचना में जो अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल क्या है, जो केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है ना बाल नाखूनों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का एग्जाम्पल है। केरेटिन है ना, जो बाल और नाखून में जो प्रोटीन पाई जाती है, केरेटिन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, अल्फा हेलिक्स संरचना का एग्जाम्पल है। अब तृतीयक संरचना मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, पेप्टाइड बंध भी होगा, हाइड्रोजन बंध भी होगा, डाइसल्फाइड बंध भी होगा और आयनिक बंध भी होगा। तो इसकी संरचना याद रखेंगे, ऐसा मतलब जैसे ऊन का गोला होता है ना, ठीक है, जैसे ऊन का गोला होता है ना एकदम गुथा गुथा सा, तो सेम टू सेम वैसी संरचना पाई जाती है किसकी स्टूडेंट, तृतीयक प्रोटीन की संरचना पाई जाती है। देन देखते हैं चतुर्थक प्रोटीन, या इसमें क्या होती है, एक से अधिक श्रृंखलाएं होती, प्राथमिक श्रृंखला भी इन्वॉल्व हो जाती है, द्वितीयक श्रृंखला भी इन्वॉल्व हो जाती है, तृतीयक श्रृंखला भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये सब मिलाकर क्या बनाती है, चतुर्थक श्रृंखला बनाती है। जैसे हम देखते हैं हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। क्या होते हैं, 2 अल्फा होती श्रृंखला होती है और 2 बीटा श्रृंखला होती है। ठीक है, 2 बीटा श्रृंखला होती है, 2 अल्फा श्रृंखला होती है। तो जैसी ये होती है ना तृतीयक श्रृंखला में, पर ऐसी ही कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 4 श्रृंखलाएं होती है ना। हीमोग्लोबिन में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 4 श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन की चतुर्थक संरचना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चतुर्थक मतलब इसका आता है चतुर्थक संरचना प्रोटीन की एग्जाम्पल क्या है, तो क्या है, हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल। ठीक है, तृतीयक संरचना में याद रखना आप कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस टाइप से ऊन के गोले के रूप में संरचना होती है, जैसे ऊन का गोला होता है ना, देखा होगा वूल का। ठीक है, तो ऊन का गोले के समान संरचना किसकी होती है, तृतीयक की। और द्वितीयक में क्या पाया जाता है, हम देखते हैं हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जैसे संरचना होती है, जिसमें समांतर जिगजैग फॉर्म में होते हैं, जिसके बीच में क्या होते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट में देखा था अल्फा हेलिक्स में, देखा था कि हेलिक्स के रूप में, कुंडलन के रूप में होती है, जिसके मध्य क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के मध्य में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण इसकी श्रृंखला कैसी जाती है, हेलिक्स के रूप में या कुंडलन के रूप में जाती है। और जो प्राथमिक में क्या होते हैं, एकदम रेखीय क्रम में होते हैं अमीनो एसिड, और उसके बीच में क्या होते हैं स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो देखा था हमने, आप लोगों को इसकी अमीनो अम्ल की भी संरचना समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही ईजी वे में समझाया है। देखते हैं स्टूडेंट प्रोटीन का वर्गीकरण। हमने क्या देख लिए थे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लिए थे पिछली स्लाइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, प्रोटीन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं सरल प्रोटीन, ठीक है, फिर देखते हैं रेशेदार प्रोटीन, और देखते हैं क्या, संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो सरल प्रोटीन होती है उसका एग्जाम्पल क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्रोलामिन है, ग्लूटेनिन है और क्षारक प्रोटीन है। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, रक्त का परासरण दाब नियंत्रित करती है। क्या करती है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर नियंत्रित करती है। और क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। ठीक है, जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, गर्म करने पर थक्के के रूप में जम जाती है ना, क्लॉटिंग हो जाती है। आपने देखा होगा अंडे में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो अंडा जो क्या रहता है, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जब कच्चा अंडा रहता है, लेकिन जब उसको उबालते हैं तो वो क्या होता है, जम जाता है ना, मतलब हार्ड हो जाता है। तो क्या होती है, ये गर्म करने पर थक्के के रूप में जम जाते हैं। और आपने देखा होगा अंडा है ना, जब अंडा कच्चा अंडा रहता है, ताज़ा अंडा रहता है, तो उसको जल में घोलने पर क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो देखा होगा आपने, है ना, तो जल में घोलने पर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो जल में घुलनशील होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और गर्म करने पर थक्के के रूप में जम जाती है ना। तो ये रक्त में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो रक्त को भी अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, थक्के के रूप में जम जाएगा। ठीक है, दूध में भी क्या होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। और क्या होती है, अंडे में भी क्या होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। जो अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओवा एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवा एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और जो ब्लड क्या है, रक्त है ना, रक्त में जो प्रोटीन रहती है उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन ही कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन ही कहते हैं। और जो दुग्ध में एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहती है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं लैक्टो एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टो एल्ब्यूमिन बोलते हैं। तो अंडे में जो प्रोटीन पाई जा रही है उसको बोलेंगे ओवा एल्ब्यूमिन,
और जो रक्त में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाएगी तो उसको सिर्फ एल्ब्यूमिन बोलेंगे, और जो दुग्ध में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाती है ना, जो इम्यूनोग्लोबिन बनाती है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, हम जानते हैं कि रक्त में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी होती है ना। तो रक्त में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन बनाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही बनाती है। रक्त में एंटीबॉडी कौन बनाती है स्टूडेंट, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती बनाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी कहा जाता है। किसको, ग्लोब्यूलिन को, है ना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी किसको कहा जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त में क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, रक्त में एंटीबॉडी बनाती है। और ये क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है। क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त में घुलनशील हो रही थी। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या हो रही थी स्टूडेंट, जल में घुलनशील हो रही थी, लेकिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जल में क्या है, अघुलनशील है। और ये क्या कम करती है, रक्त में एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, रक्त में एंटीबॉडी बनाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी पॉइंट देखते हैं, प्रोलामिन प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोलामिन प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। मक्का में जो जीन प्रोटीन होती है वो प्रोलामिन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन होती है, ठीक है। गेहूं में क्या होती है, ग्लाइडिन प्रोटीन होती है। और हार्डिन प्रोटीन किस में होती है, जौ में होती है, जो कि एक प्रोलामिन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मक्का में जीन प्रोटीन होती है, और गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन होती है, और जौ में हार्डिन प्रोटीन होती है। किसका एग्जाम्पल है, प्रोलामिन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोलामिन प्रोटीन का एग्जाम्पल इनमें से कौन कौन सा है, तो ये है मक्का में जीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन, और जौ में हार्डिन प्रोटीन। अब नेक्स्ट है ग्लूटेनिन्स। आप लोगों ने देखा होगा गेहूं, जब मतलब गेहूं का आटा गूंथते तो थोड़ा सा चिकनाहट रहती है ना, उसमें चिकटापन रहता है, एकदम ग्लूटेनिन फॉर्म में रहता है। जैसे गम होती है ना, ग्लू होती है ना, चिकटी उस फॉर्म में रहता है। तो वो किसके कारण होता है, ग्लूटेनिन्स, है ना। गेहूं में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटेनिन्स। मतलब जितना ज़्यादा गेहूं में ग्लूटेनिन्स होगा उतनी अच्छी रोटियां बनेंगी, है ना, कहते हैं ना। तो क्या होती है, गेहूं में ग्लूटेनिन्स प्रोटीन होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्षारक प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, जो यूकेरियोटिक के डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है, क्षारक प्रोटीन होती है ना। तो क्या है क्षारक प्रोटीन का एग्जांपल, हिस्टोन प्रोटीन, जो यूकेरियोटिक कोशिका के डीएनए में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो हमने देखा था सरल प्रोटीन में एल्बुमिन प्रोटीन जो कहाँ पाई जाती थी, अंडे में, रक्त में और दूध में। ग्लोबुलिन प्रोटीन भी रक्त में पाई जाती थी, जो एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट देखे थे प्रोलामिन प्रोटीन, मक्का में जीन प्रोटीन, है ना, जौ में हार्डिन प्रोटीन, और गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन। किसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, प्रोलामिन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखा था ग्लूटेनिन्स प्रोटीन। ग्लूटेनिन्स प्रोटीन मतलब किस में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है ना। तो गेहूं में पाई जाती है ग्लूटेनिन्स प्रोटीन, इसके कारण क्या होती है, रोटियां बहुत अच्छी बनती है और फूली फूली सी बनती है। और नेक्स्ट देखते हैं क्षारक प्रोटीन। क्षारक प्रोटीन किसका एग्जाम्पल, हिस्टोन प्रोटीन का, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट रेशेदार प्रोटीन। देखते हैं क्या देखते हैं, रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन मतलब रेसे रेसे रहते हैं, और सरल प्रोटीन मतलब सिंपल एमिनो एसिड से बनी होती है, ठीक है, ये प्रोटीन। और रेशेदार प्रोटीन क्या होती है, रेशे रेशे के रूप में होती हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो जो रेशेदार प्रोटीन में फर्स्ट रहता है केराटिन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा। बाल नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बाल, नाखून, खूर है, सींग है, चोंच है, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। मतलब मृत संरचना, ये नाखून क्या है, मृत संरचना है। बाल क्या है, मृत संरचना है, ठीक है। चोंच क्या है, पक्षियों की मृत संरचना है। सींग क्या है ना, एनिमल्स की क्या मृत संरचना है। खूर है ना, नीचे जो तलवे पंजे के नीचे जो खूर होते हैं वो क्या है, मृत संरचना है। तो जितनी भी शरीर की मृत संरचनाओं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और ये केराटिन प्रोटीन क्या होती है, अघुलनशील होती है। क्या बाल को कभी घुलते हुए देखा है, क्या नाखून को कभी घुलते हुए देखा है आप लोगों ने, क्या सींग को घुलते हुए देखा है, नहीं घुलते ना। तो इनमें क्या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है स्टूडेंट, घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है, अघुलनशील प्रोटीन पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केराटिन प्रोटीन याद रखोगे आप, सींग में पाई जाती है, चोंच में, नाखून में, बालों में, और कहाँ पाई जाती है, खुर में पाई जाती है, पंजों में, ठीक है। केराटिन आप कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन क्या होती है, चमकीली होती है, सफेद प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, याद रखना कि ये हमेशा पूछता है। कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट की। कोलेजन प्रोटीन जो होती है सफ़ेद होती है, चमकीली होती है, और जो इलास्टिन प्रोटीन होती है येलो कलर की होती है। क्या होती है, पीली होती है इलास्टिन, और जो चमकीली होती है कौन सी, कोलेजन प्रोटीन होती है। और कोलेजन प्रोटीन कहाँ होती है, टेंडन में होती है। कहाँ होती है स्टूडेंट, यहाँ मेंशन नहीं है तो लिख लोगे, कोलेजन प्रोटीन कहाँ होती है, टेंडन में होती है,
ठीक है। कोलेजन प्रोटीन कहाँ होती है? टेंडन में होती है और सफ़ेद कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। किससे बनती है? सफ़ेद कनेक्टिव टिश्यू या वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। और ये कैसी होती है? चमकीली सफ़ेद प्रोटीन है कोलेजन, और ये कहाँ पर होती है? टेंडन में होती है। और नेक्स्ट है इलास्टिन। इलास्टिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये येलो कलर की, पीली कलर की प्रत्यास्थ प्रोटीन है, मतलब खिंचाव होता है इस प्रोटीन में। क्या होता है? खिंचाव होता है। और ये कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? लिगामेंट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लिगामेंट में पाई जाती है। धमनियों की दीवारों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? धमनियों की दीवारों में पाई जाती है। और यह भी प्रोटीन में क्या होता है? खिंचाव का गुण होता है, इसलिए तो इलास्टिन प्रोटीन है, क्योंकि इलास्टिसिटी पाई जाती है, खिंचाव पाया जाता है। ठीक है। तो कोलेजन प्रोटीन कैसी होती है? चमकीली होती है, सफ़ेद होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? टेंडन में पाई जाती है। और जो इलास्टिन प्रोटीन होती है येलो कलर की होती है, कहाँ पाई जाती है? लिगामेंट में पाई जाती है और धमनियों की दीवारों में पाई जाती है। अब हमारा क्या हो गया? रेशेदार प्रोटीन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। संयुग्मन से बनती है, इसमें एक प्रोस्थेटिक समूह भी पाया जाता है। ठीक है। प्रोस्थेटिक समूह क्या होगा? अब ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ग्लाइको नाम से स्पष्ट है, ग्लाइकोज या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट समूह होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक प्रोस्थेटिक समूह होता है ना। प्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हो गया। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? लार में, है ना। लार का म्यूसिन, है ना, लार का जो म्यूसिन एंजाइम होता है ना, वहां पर पाई जाती है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। और रक्त की हिपेरिन प्रोटीन भी, है ना। जो रक्त में हिपेरिन होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हिपेरिन क्या होता है? एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो शरीर में पाया जाता है ना। मतलब जो प्राकृतिक क्या रक्त मतलब जो स्कंद होने नहीं देता ना, एंटीकोगुलेंट होता है हिपेरिन। तो कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो ये जो किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। रक्त की जो हिपेरिन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन पूछते हैं प्रोटीन से हमेशा कि ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है ना। इलास्टिन प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? कोलेजन प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूटेरिन प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? ये सब पूछता है। प्रोलामिन प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन। एक प्रोटीन और एक विटामिन और एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मतलब मिनरल्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, है ना। न्यूक्लियर प्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक समूह होता है प्रोटीन का, जो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है, मतलब डीएनए या आरएनए होता है, या डीएनए आरएनए में ये न्यूक्लियर प्रोटीन पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक समूह होता है, ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है प्रोस्थेटिक समूह? फास्फोरस होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? दूध की कैसीन प्रोटीन होती है। मैंने आपको भी बताया था कि दूध में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन होती है स्टूडेंट? कैसीन प्रोटीन होती है, जो कि 80% होती है ना। तो फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? दूध की कैसीन प्रोटीन है, जिसमें प्रोस्थेटिक समूह फास्फोरस होता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या है? दूध की कैसीन प्रोटीन। अब है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमेटिन या क्रोमोप्रोटीन कहाँ होती है? साइटोक्रोम में होती है। कहाँ होती है? साइटोक्रोम में होती है। इसमें जो प्रोस्थेटिक समूह होते हैं वो वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन वर्णक होते हैं, मतलब जो कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, वो होते हैं क्या? प्रोस्थेटिक समूह। और इसका एग्जाम्पल क्या है? साइटोक्रोम है। क्या एग्जाम्पल इसका? साइटोक्रोम है। नेक्स्ट देखते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन नाम से स्पष्ट है, लिपिड, है ना। इसमें प्रोस्थेटिक समूह क्या होगा स्टूडेंट? लिपिड होगा या वसा होगी। तो दूध व अंडे में जो लिपिड या वसा होती है ना, वो लाइपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन पूछता है कि दूध में जो वसा होती है वो किस प्रोटीन का एग्जाम्पल है? तो किसका एग्जाम्पल है? लाइपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? मेटल होती है या धातु होती है। तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन में पाया जाता है क्या? मेटेलोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन। और स्टूडेंट ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या होता है? मैं मतलब आपको या कभी पिछले वीडियो में बताया हुआ, देखना आप कि ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या होता है। जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो होता है ना, ये ट्रांसफ़र करता है, किसको ट्रांसफ़र करता है? हीमोग्लोबिन को ना। ब्लड को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन, है ना। सीरम में पाया जाता है ये। तो इसकी जो केंद्रीय धातु क्या होती है? आयरन होती है। इसीलिए क्या होता है? मेटेलोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, जो कि आयरन है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, हमने देखा था सरल प्रोटीन, है ना। सरल प्रोटीन में देखा था एल्ब्यूमिन, देखा था ग्लोबुलिन, देखा था प्रोलामिन, ग्लूटेरिन और क्षारक प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल आप सभी लोग रीड कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। फिर देखा था रेशेदार प्रोटीन में केरेटिन प्रोटीन, है ना, बाल, नाखून, खुर इत्यादि में पाया जा रहा था। कोलेजन प्रोटीन देखा था हमने, टेंडन में हो रहा था। इलास्टिन प्रोटीन लिगामेंट और धमनियों में हो रहा था। अब देखा था संयुग्मी प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह ग्लाइकोजन था या ग्लूकोज था,
ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखा था म्यूसिन और रक्त की हिपेरिन प्रोटीन देखा था, फिर न्यूक्लियर प्रोटीन में देखा था डीएनए और आरएनए, फास्फोप्रोटीन में देखा था क्या दूध की कैसिन प्रोटीन, और क्रोमोप्रोटीन में देखा था साइटोक्रोम एग्जाम्पल है इसका, और लाइपोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, दूध और अंडे है, और मेटेलोप्रोटीन का स्टूडेंट ट्रांसफेरिटीन है ना। ट्रांसफेरिन या ये क्या होती है कि रक्त को ट्रांसफर करने के लिए सीरम में पाई जाती है प्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन का एग्जाम्पल जो ट्रांसफेरिन है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोटीन इतना डिटेल में पढ़ाया है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो जो साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है, या नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जीएनएसटी, पीएनएसटी, वेटनरी, है ना, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, प्लस पीईबी के जो भी एग्ज़ाम, ईएसबी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि प्रोटीन से यहाँ के अलावा क्वेश्चन कहीं बाहर जा सकता है, क्योंकि आप फर्स्ट स्लाइड से देखिएगा 3-4 स्लाइड में मैंने प्रोटीन आपको इतना डीपली पढ़ाया, और अभी मैंने अमीनो एसिड तो पढ़ाया ही नहीं, केवल ये केवल प्रोटीन का वीडियो है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और नए नए वीडियो मिले अच्छे से। ठीक है, और आप अच्छे से प्रोटीन को पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।